नमस्कार। आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन सुधार थे उनके अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों और उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन में किए गए सुधारों, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, डाक व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था में किए गए सुधारों के ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों या सैन्य व्यवस्था में किए गए सुधारों और उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, हम पीछे जान चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है वो अत्यधिक ही महत्वाकांक्षी था और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण वह संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को विजित करना चाहता था और विशाल दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का इच्छुक था। और अपनी इसी महत्वाकांक्षा के कारण उसने है वो उत्तर और दक्षिण भारत को, संपूर्ण उत्तर और दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया, परंतु उसे इन अभियानों को प्रारंभ करने से पहले एक विशाल और नियमित सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि विशाल सल्तनत की स्थापना करने तथा उसकी सुरक्षा और उसे सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एक विशाल और स्थायी सेना होना अत्यंत ही आवश्यक है। और इसी उद्देश्य से उसने एक विशाल, स्थायी और नियमित सेना की स्थापना का संगठन किया। सल्तनतकालीन इतिहासकार फरिश्ता ने उसकी सेना के बारे में लिखा है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के पास 4,75,000 नियमित घुड़सवार सैनिकों की एक सेना थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास 4,75,000 नियमित घुड़सवार सैनिक थे और इसी विशाल सेना के बल पर वह उत्तर और दक्षिण भारत को जीतने में सफल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य सुधारों के अंतर्गत न केवल एक विशाल और नियमित घुड़सवार सेना है वो स्थापित की, वरन उसमें भ्रष्टाचार समाप्त करने का भी उसके द्वारा प्रयास किया गया। उसके पूर्ववर्ती शासकों के शासनकाल में सैन्य व्यवस्था में जो दोष थे, उन दोषों को उसके द्वारा दूर करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शाही घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। देखिए, पूर्व में, इससे पूर्व क्या होता था कि जब किसी सैन्य अभियान पर सेना भेजी जाती थी तो सैनिक घुड़सवारों के द्वारा जो घोड़े अस्तबल, शाही अस्तबल से लिए जाते थे, वापस लौटते समय उन घोड़ों को बदल दिया जाता था और शाही जो घोड़े, स्वस्थ घोड़े होते थे, उनके स्थान पर दुर्बल और मरियल घोड़े हैं वो जमा करवा दिए जाते थे। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन के द्वारा जो शाही अस्तबल के घोड़े थे उनको दागने की प्रथा है वो प्रारंभ की गई। इसी प्रकार अलाउद्दीन के द्वारा सैनिकों का है वो हुलिया नोट करने की प्रथा भी प्रारंभ की गई। अलाउद्दीन ने जो नियमित सैनिक थे उनका विवरण, हुलिया, पता आदि है वो रजिस्टर में दर्ज करने की प्रथा प्रारंभ की। चूंकि अलाउद्दीन ने एक विशाल नियमित घुड़सवार सेना संगठित की थी, अतः इस विशाल नियमित घुड़सवार सेना के लिए उसने नगद वेतन की भी व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इस विशाल नियमित घुड़सवार सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी घुड़सवार सेना के वो एक मुरतब से तात्पर्य है मुरतब नियमित घुड़सवार सैनिक को कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक मुरतब का वेतन, यानी एक नियमित घुड़सवार सैनिक का वेतन 234 टंका वार्षिक निर्धारित किया गया और इस मुरतब को, यानी इस नियमित घुड़सवार सैनिक को एक घोड़ा और आवश्यक जो हथियार होते थे उन्हें रखना अनिवार्य था। घुड़सवार सेना में भी दो प्रकार की श्रेणियां होती थी।
यक अस्पा और दु अस्पा। यक अस्पा जो होते थे यानी एक घुड़सवार, एक घोड़े वाला घुड़सवार, यानी वह घुड़सवार जिसके पास केवल एक ही घोड़ा और आवश्यक हथियार होते थे, उसे यक अस्पा कहा जाता था, जिसे 234 टन का वार्षिक वेतन दिया जाता था। दु अस्पा यानी दो घोड़ों वाला सवार, यानी वह घुड़सवार सैनिक जिसके पास दो घोड़े होते थे, उसे एक अतिरिक्त घोड़े के लिए, यानी जो दूसरा अतिरिक्त घोड़ा होता था उसके लिए 78 टन का 78 टन का वार्षिक है वो अतिरिक्त दिए जाते थे। यानी दो अस्पा यानी दो घोड़े वाले सवार सैनिक को 234 टन का प्लस 78 यानी कि कुल 312 टन का वार्षिक वेतन दिया जाता था। जबकि एक यक अस्पा यानी नियमित घुड़सवार सैनिक को एक घोड़े वाले घुड़सवार को 234 टन का है वो वार्षिक वेतन दिया जाता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी सल्तनतकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी उसके दोषों को दूर करके और एक विशाल और नियमित सेना है वो संगठित करने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही पहली बार सैनिकों को वो नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की गई। यद्यपि वह विशाल सेना संगठित करने में सफल रहा, परंतु इस विशाल जो स्थायी नियमित सेना थी उसके नियमित वेतन की व्यवस्था के लिए उसे अनेक आर्थिक सुधार भी करने पड़े। और अलाउद्दीन के इन्हीं आर्थिक सुधारों में जो सबसे प्रमुख सुधार होता है वो है उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस संबंध में जियाउद्दीन बर्नी जो कि सल्तनतकालीन इतिहासकार है, उसने अपने ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही में इस बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। उसने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को है वो जारी करने का जो उद्देश्य है वो अपनी विशाल नियमित सेना की जो वेतन था, विशाल नियमित सेना की है वो वेतन की समस्या का समाधान करना था। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी उसका उद्देश्य अपनी विशाल नियमित सेना के लिए वेतन की व्यवस्था करना था। यानी अलाउद्दीन ने अपनी विशाल नियमित सेना के वो वेतन की व्यवस्था करने के लिए ही बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो लागू की थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित की गई यह बाजार नियंत्रण प्रणाली संपूर्ण सल्तनत में लागू थी या केवल सल्तनतकालीन राजधानी दिल्ली में ही लागू थी? यद्यपि सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी अपने ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही में इस बारे में वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा है, किंतु फिर भी जहाँ पर उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित कथन आते हैं उन कथनों का विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई थी वह केवल राजधानी दिल्ली तक ही सीमित थी। यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी इसके बारे में हमें सबसे विस्तृत जो जानकारी है वो जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ से ही पता चलती है। जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ से ही पता चलता है कि अलाउद्दीन ने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम आवश्यक वस्तुओं की पहचान कर, यानी एक सामान्य व्यक्ति द्वारा दिन प्रतिदिन या दैनिक उपभोग में ली जाने वाली जितनी भी वस्तुएं थी, यानी दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं थी उनकी पहचान की गई और उनकी सूची बनाई गई। सूची बनाने के पश्चात दैनिक आवश्यकता की इन वस्तुओं के, यानी आवश्यक जो वस्तुएं थी उनके दाम है वो निर्धारित कर दिए गए और उनकी सूचियां जो है, यानी उन वस्तुओं के नाम और उनकी जो मूल्य की सूची है उन सूचियों को है वो एक प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर चिपकवाया गया। इस प्रकार की जो सूची है उसका उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही में भी किया है। उन वस्तुओं की सूची भी और उनके मूल्यों की सूची भी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा अपने ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही में दी गई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
आवश्यक वस्तुओं की सूची और उनके दाम निर्धारित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने के लिए या इन वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए दिल्ली में इन आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में वो अलग अलग बाजार बना दिए गए। जैसे कि कपड़े के व्यापार के लिए कपड़ा बाजार, अनाज के व्यापार के लिए अनाज मंडी, पशु व्यापार के लिए पशु मंडी, दासों के व्यापार के लिए दास मंडी। और इन बाजारों में व्यापार करने वाले व्यापारियों को वो दुकानें बनाकर वो दी गई। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कपड़ा बाजार है वो सराय ए अदल नामक इमारत में स्थापित किया गया। इस सराय अदल में है वो कपड़े के व्यापार के साथ साथ विदेशों से आने वाली जो वस्तुएं थी उनका भी व्यापार किया जाता था, यानी उनका भी क्रय और विक्रय किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली के इन बाजारों में जो व्यापार करने वाले व्यापारी थे उन व्यापारियों को वस्तुओं की निश्चित वस्तुओं की आपूर्ति को, यानी दिल्ली के इन बाजारों में वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कुछ थोक व्यापारी भी नियुक्त किए गए, ताकि इन बाजारों में जो माल या जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति है वो एक प्रकार से सुनिश्चित होती रहे। इसके लिए थोक व्यापारियों को नियुक्त किया गया और विभिन्न स्थानों से दिल्ली के बाजारों में थोक आपूर्ति करने वाले इन व्यापारियों को कारवां कहा जाता था। ये थोक व्यापारी यानी कारवां सल्तनत के जो विभिन्न क्षेत्र थे, सल्तनत के विभिन्न क्षेत्रों से वो विभिन्न वस्तुओं की वो खरीद फरोख्त करते थे। तत्पश्चात वो इन्हें राजधानी में लाकर अपना निश्चित लाभांश काटकर दिल्ली के बाजारों में इन व्यापारियों को वो बेच देते थे। जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ से पता चलता है कि उस समय जो कपड़ा है वो मुख्य रूप से मुल्तान से लाया जाता था। अनाज का जो क्रय है वो दोआब वाले क्षेत्र से किया जाता था। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई थी अत्यंत ही जटिल थी और इस जटिल प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक नए विभाग दीवान रियासत की स्थापना भी की गई थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली की सफलता को एक प्रकार से सुनिश्चित करने में इसी विभाग का है सबसे महत्वपूर्ण जो वो रोल था। दीवान रियासत विभाग के अधीन ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रत्येक जो बाजार था, प्रत्येक बाजार में वो एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे शहना-ए मंडी कहा जाता था, जो कि अपने अपने बाजार के में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की जो दैनिक रिपोर्ट है वो तैयार करना उसका प्रमुख कार्य था। तत्पश्चात सुल्तान तक उन दैनिक घटनाओं को पहुंचाना और इस शहना-ए मंडी की सहायता के लिए अलाउद्दीन द्वारा प्रत्येक बाजार में 2 अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए गए थे, जिन्हें बरीद-ए-मंडी और मुनहियान कहा जाता था। ये दोनों ही एक प्रकार से संदेशवाहक और गुप्तचर होते थे, जो कि प्रत्येक बाजार में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का रिकॉर्ड रखते थे और उन रिकॉर्ड को शहना-ए-मंडी के माध्यम से सुल्तान तक वो प्रतिदिन पहुंचाना इनका प्रमुख कार्य था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी, यद्यपि अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया थी, किंतु फिर भी जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा, यह व्यवस्था बाजार नियंत्रण प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य करती रही। और जिस उद्देश्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था, उस उद्देश्य में भी अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः सफल रहा था। यद्यपि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी द्वारा अलाउद्दीन की इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न सुधार, जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इससे संबंधित जो PDF नोट्स हैं वो मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, जो पूर्व में मेरे द्वारा PDF अपलोड किया जा चुका है उसका। धन्यवाद।